हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि 14 जुलाई 1789 को फ्रांस में एक रिवॉल्यूशन का आउटब्रेक हुआ था। वो क्यों हुआ था और कैसे हुआ था ये भी हमने जाना था। और हमने फ्रांस की जो 3 स्टेट पॉलिसी वाली सोसाइटी थी उसके बारे में भी जाना था। अब आप लोग का नेक्स्ट टॉपिक है द स्ट्रगल टू सर्वाइव सब्सिस्टेंस क्राइसिस। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड आर एंडेंजर्ड। यानी कि एक ऐसी सिचुएशन आना जब आपकी जो डेली लाइवलीहुड्स की जो नीड्स होती है जैसे कि दाल रोटी ये भी आपको नहीं मिल पाए, इस सिचुएशन को हम लोग कहते हैं सब्सिस्टेंस क्राइसिस। अब हम इस चार्ट में देख लेते हैं कि आखिर सब्सिस्टेंस क्राइसिस जैसी सिचुएशन बनती कैसे है। सबसे पहले बैड हार्वेस्ट, यानी कि हार्वेस्ट बहुत कम है, इस बार फूड का प्रोडक्शन बहुत कम हुआ, मतलब अनाज बहुत कम उगा, तो इससे कम अनाज उगा तो बहुत रेयरली प्रोडक्शन होने लगा। इससे क्या हुआ, फूड की जो प्राइस है वो बढ़ने लगी। जब फूड की प्राइस बढ़ने लगती है तो जो गरीब लोग होते हैं वो उसको खरीद नहीं पाते हैं। जब गरीब लोग, तो उससे दो सिचुएशन बनती। सबसे पहले तो वो कमजोर होने लगते हैं क्योंकि उनको कुछ खाने को नहीं मिलता है, ठीक है। और दूसरी सिचुएशन होती है कि वो लोग उस फूड को पाने के लिए दंगे करने लगते हैं, लड़ाई करने लगते हैं। अब जब पहली सिचुएशन में जब उनकी बॉडी कमजोर होने लगती है तो उनको बीमारियां होने लग जाती है, ठीक है। तो एक डिजीज एपिडेमिक बनता है। अब जब दंगे भी हो रहे, कुछ लोग बीमार भी हो रहे, दोनों से ही नंबर ऑफ डेथ्स बढ़ने लगती है, ठीक है। इस सिचुएशन को हम लोग कह सकते हैं सब्सिस्टेंस क्राइसिस। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट व्हाई सब्सिस्टेंस क्राइसिस अकर्ड इन फ्रांस। यानी फ्रांस के अंदर ऐसा क्या होता है कि वहां पे सब्सिस्टेंस क्राइसिस जैसी सिचुएशन बन जाती है। तो हम लोग इसके बारे में जानते हैं। ये एक चार्ट मैंने बनाया है, इसके अंदर मैंने वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिए हैं जो एनसीईआरटी में थ्योरी के अंदर बहुत ज़्यादा, मतलब थ्योरी में दे रखा है, तो आप लोग उसको पढ़ेंगे तो बोर हो जाएंगे। तो मैंने कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स निकाल के चार्ट बनाया है। इस चार्ट को आप लोग अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और इन पॉइंट्स को याद रखिएगा, ठीक है। सिर्फ इन पॉइंट्स को याद रखिए और इनको मैं जब आगे अब आपको एक एक पॉइंट को डिटेल में समझाता हूँ तो आप लोग इजीली इसका आंसर दे पाएंगे। पॉपुलेशन ग्रोथ। Population of France rose from 23 million in 1715 to 28 million in 1789। क्या है, फ्रांस की पॉपुलेशन 1715 में 23 मिलियन थी और वो बढ़ के 1789 में 28 मिलियन होगी। 28 मिलियन का मतलब फ्रांस में 5 मिलियन पॉपुलेशन और बढ़ी, यानी 5 मिलियन ज्यादा लोगों को खाना खिलाना। तो अब जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है, पॉपुलेशन बढ़ रही है इधर तो फूड की डिमांड भी बढ़ेगी। As population of France rose, demand for food grains also rises. Now, production of food grains cannot keep pace with the population. क्या होता है, जब पॉपुलेशन बढ़ी तो फूड की डिमांड बढ़ी तो हमें प्रोडक्शन बढ़ाना था, पर पॉपुलेशन इतनी तेजी से बढ़ी कि फूड प्रोडक्शन जो था वो उसके साथ साथ नहीं बढ़ पाया। तो जैसे कि आप देखें, इस पॉपुलेशन को खाना खाने को मिल गया, इसको मिल गया, पर कुछ हिस्सा जो पॉपुलेशन का था उन्हें खाने को नहीं मिल रहा था। Now, as demand of food grains and bread increases, price of food grains and bread also increases. अब जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो फूड की डिमांड बढ़ेगी, और जब किसी चीज की डिमांड बढ़ती है तो उसकी प्राइस तो बढ़ती है, और फिर जब उसका प्रोडक्शन भी इसके बराबर नहीं होता है ना तो उसकी प्राइस और ज्यादा बढ़ने लग जाती है। यानी जब डिमांड के बराबर जब प्रोडक्शन नहीं हो रहा था तो फूड और ब्रेड और महंगा होने लगा। तो ये लोगों के लिए और ज्यादा, मतलब हार्ड हो गया खरीदने के लिए, जो गरीब पब्लिक थी ना उनके लिए। नाउ ब्रेड वाज द स्टेपल डाइट फॉर मेनी वर्कर्स एंड पीजेंट्स। उस टाइम पे फ्रांस में जो गरीब लोग थे ना उनके लिए ब्रेड उनका डेली का खाना हुआ करता था, क्योंकि ये लोग उसी को अफोर्ड कर पाते थे। पर अब ऐसी सिचुएशन में ब्रेड की प्राइस भी बढ़ने लगी तो ये उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था कि वो इस चीज को अफोर्ड कर सके। नाउ many workers were employed as laborers in workshops or houses। उस टाइम पे क्या था, वहाँ की जो गरीब पब्लिक थी ना वो वहाँ के रिच बिजनेसमैन की जो फैक्ट्रियाँ थी, वर्कशॉप्स थी, या उनके घरों पे काम करती थी। अब ये जो इनके ओनर्स थे वो उनको एक फिक्स सैलरी देते थे। अब यार फूड की प्राइस बढ़ने लग गई पर इनकी सैलरी नहीं बढ़ाई गई, इससे उनको खाने का और लाले पड़ने लगे, ठीक है। अब ये देखिए, ये एक रिच फैमिली है भाई, ये आराम से खा रही पी रही, इनके पास तो पैसा है, इन्होंने तो अपने पालतू जानवरों को भी इतना मोटा ताजा कर रखा है,
और ये वहाँ के कुछ गरीब लोग, इनकी सैलरी वो की वो, इनको खाने को कम मिल रहा, तो ये लोग लड़ते थे। ये देखिए, इवन इन्होंने इस पेंटिंग में ये तक दिखाया गया है, देखिए वहाँ के स्ट्रे डॉग्स या स्ट्रे किड्स की क्या हालत रहती थी, इनको भी खाने को नहीं मिलता था। अब जैसा कि हमने देखा, वहाँ की गरीब पब्लिक की जो सिचुएशन थी वो पहले से ही बहुत खराब थी। उसमें दो भाई और आ जाते हैं, ड्रॉट और हेल, आग में घी डालने के लिए। होता है ना कई बार कि मार्केट में कोई लड़ाई हो रही हो, एक भीड़ है वो किसी चोर को मार रही हो, लगे हाथ, हम भी एक दो हाथ मतलब साफ कर लेते, ये भी आ गए। ड्रोट यानी कि अकाल, और हेल यानी कि ओले गिरना। ऐसे टाइम पे क्या होता था, सिचुएशन और ज्यादा खराब हो जाती थी। सिचुएशन बिकम्स वर्स्ट वेन एवर देयर वॉज ड्रॉट और हेल। वाई? बिकॉज इट रिड्यूसेस हार्वेस्ट विच लीड्स टू द शॉर्टेज ऑफ फूड। यार जब ओले गिरते हैं तो हम भी अखबारों में पढ़ते हैं, जैसे कल हमारे यहाँ पे ओले गिरे तो आज हमारे अखबार में क्या आया, ओले गिरने की वजह से फसलें नष्ट हो चुकी है। फसलें नष्ट होने का मतलब हम जानते हैं कि आगे हमारे लिए फूड की शॉर्टेज होगी। सेम वहां पर होता था, पहले ही प्रोडक्शन नहीं था और यहाँ पे फूड ग्रेन्स भी उगने कम हो गए थे, तो सिचुएशन और खराब हो गई। ऑल दीज सिचुएशंस वर रेस्पॉन्सिबल फॉर सब्सिस्टेंस क्राइसिस इन फ्रांस। यानी मैंने जो आपको पॉइंट्स उस चार्ट में बताए थे, उनको मैंने भी आपको डिटेल में बताया। ये सारे पॉइंट्स आपको बस याद रखने हैं। कौन कौन से? फर्स्ट, पॉपुलेशन ग्रोथ, देन इंक्रीज इन डिमांड ऑफ फूड ग्रेन्स, थर्ड, प्रोडक्शन वाज नॉट फुलफिलिंग द डिमांड, नेक्स्ट, प्राइस ऑफ फूड ग्रेन्स इंक्रीज्ड, नेक्स्ट, वेजेस ऑफ लेबर्स वर फिक्स्ड, एंड द लास्ट वन, ड्रॉट और हेल। ये सारी जो पॉइंट्स है, ये सारे जो मतलब सिचुएशन थी, इनकी वजह से फ्रांस में सब्सिस्टेंस क्राइसिस जैसी सिचुएशन बनने लगी। A growing middle class envisages an end to the privileges. ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। In past, peasants and workers had participated in revolts against increasing taxes and food security. पास्ट में भी बहुत बार पीजेंट्स और जो वर्कर्स थे उन्होंने टैक्सेस और फूड सिक्योरिटी के लिए रिवॉल्यूशन तो किया था, पर इनका ये रिवॉल्यूशन कभी ज्यादा दिन नहीं चल पाया। क्यों? क्योंकि इनके पास कोई लीडर ही नहीं था, ये लोग समझते नहीं थे, ये लोग एजुकेटेड नहीं थे, इनके पास कोई लीडर नहीं था। जब कोई लीडर नहीं होगा तो ये रिवॉल्यूशन कभी ज्यादा नहीं चल सकता। आप लोग भी देखते हैं, जब राजाओं की जो आर्मी होती है उसमें वो सेनापति क्यों बनाता है, काम तो उसका भी लड़ने का ही था, पर जब भी जंग का मैदान होता है तो सेनापति वहां पे लीडर का काम करता है। आप लोगों ने कोई मूवी वगैरह में भी देखा होगा, अगर कोई सेनापति मारा जाता है तो आर्मी का मनोबल टूट जाता है, आर्मी डर जाती है। क्यों? क्योंकि उनके पास लीडर नहीं बचता है। किसी भी रिवॉल्यूशन के लिए एक लीडर की जरूरत थी, जो इनके पास नहीं था। अब इस टॉपिक में बताया गया कि कैसे थर्ड स्टेट के अंदर एक नया सेक्शन बना जो कि मिडिल क्लास कहलाने लगा। अब हम लोग पहले इस चार्ट्स को समझते हैं। ये चार्ट जब आप समझ जाएंगे ना, तो आगे जो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा वो आप लोग इजीली समझ जाएंगे। ये चार्ट आप लोग को याद रखना है। आप लोग चाहें तो वीडियो को पॉज करके एक बार इस चार्ट को कहीं पे नोट कर लीजिए। तो पहले, अ सेक्शन ऑफ थर्ड स्टेट बिकेम प्रॉस्पेरस। प्रॉस्पेरस का मतलब क्या हुआ? समृद्ध बनना। यानी कि थर्ड स्टेट में एक ऐसा सेक्शन बनने लगा जो कि अपने आप में समृद्ध बनने लगा, उनके पास पैसे आने लगे, वो अपने आप में काबिल हुआ। उस सेक्शन को अपन लोग बोलने लगे मिडिल क्लास। अब इस मिडिल क्लास में कौन कौन आया? मर्चेंट, ट्रेडर, लॉयर्स, मैन्युफैक्चरर्स एक्सेट्रा। ठीक है, वो लोग एजुकेट होने लगे। ठीक है, तो फिर उनकी सोच बदलने लगी। वो सोच जो बदली, उसी की वजह से फ्रांस का रिवॉल्यूशन हुआ। उन्होंने सोसाइटी में नई डिमांड्स रखी और वो लोग फिलोसोफर्स से इंस्पायर होने लगे। अब आगे हम लोग हर एक पॉइंट को डिटेल में समझते हैं। अब हमारा फर्स्ट पॉइंट है प्रॉस्पेरस सेक्शन ऑफ थर्ड स्टेट, यानी थर्ड स्टेट का एक समृद्ध सेक्शन। Some people in third state started earning good money and were emerged as middle class. यानी कि थर्ड स्टेट में कुछ ऐसे लोग थे जो कि अच्छा पैसा कमाने लगे। वो लोग जब अच्छा पैसा कमाने लगे तो वो थोड़े थोड़े रिच होने लगे, उनके पास थोड़ा ज्यादा पैसा आने लगा, तो वो लोग मिडिल क्लास में आने लग गए। जब वो अपने आप में समृद्ध हुए ना, तो उन्होंने एजुकेशन लेना स्टार्ट किया, उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया, और यही चीज आगे जाके फ्रांस में एक रिवॉल्यूशन का कारण बनी। अब ये मिडिल क्लास पीपल थे कौन और इनके पास पैसा आया कहां से? ओके, तो दीज वर मर्चेंट्स, ट्रेडर्स, सम लॉयर्स एंड ऑफिशियल्स। ये लोग कौन थे? कुछ व्यापारी थे, कुछ ट्रेडर्स थे, कुछ वकील जिसे हम बोलते हैं, या कुछ ऑफिशियल वर्कर्स थे।
दे स्टार्टेड अर्निंग गुड मनी बाय ओवरसीज ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। ये लोग पैसे कैसे कमा रहे थे? ये लोग ओवरसीज ट्रेडिंग करने लगे, यानी ये लोग दूसरे देश में जाके अपना सामान बेचने लगे। जो ये लोग मैन्युफैक्चर करते थे वो दूसरे देश के साथ ट्रेड करने लगे, इससे इनके पास पैसा आने लगा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एजुकेटेड मिडिल क्लास। हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, इनके बारे में, इन लोगों के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये लोग समृद्ध होने लगे। इनके पास जब पैसा आने लगा तो ये लोग एजुकेशन लेने गए। पहले क्या था, वो लोग जब अनएजुकेटेड थे तो इनकी सोच ये थी कि हम लोग फर्स्ट स्टेट यानी क्लर्गी और सेकंड स्टेट यानी नोबिलिटी के नीचे काम करने वाले लोग हैं। हम लोग उनके गुलामी हैं, हम बस उनके नीचे ही काम कर सकते हैं। ये लोग की सोच बस यहीं तक थी, ये अपनी डेस्टिनी इसी को मान के चले थे। पर जब धीरे धीरे ये लोग पढ़ने लगे तो इनकी सोच बदलने लगी। सबसे पहले इनकी सोच ये आई that believe they started believing that no group should be privileged from birth। यानी इनकी सोच ये आई कि कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं होना चाहिए हमारी सोसाइटी के अंदर या हमारी कंट्री के अंदर जिसको बाय बर्थ कुछ प्रिविलेजेस मिलते। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट को एक मेन प्रिविलेज क्या था, हमने कल भी बताया था कि उनको कोई टैक्स नहीं भरना पड़ता था। सारा टैक्स कौन भरता था? थर्ड स्टेट भरता था। तो ये लोग उसके बारे में सोचने लगे और इन्होंने ये डिमांड रखनी स्टार्ट की कि ऐसा नहीं होना चाहिए। सेकंड, they demanded a society based on freedom and equal laws and opportunities for everyone। यानी कि सारी अपॉर्चुनिटीज, सारे जो मतलब फ्रीडम है वो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट वालों को ही क्यों मिले, थर्ड स्टेट वालों को क्यों नहीं मिले? थर्ड स्टेट वालों को भी फ्रीडम चाहिए, उनके लिए भी इक्वल लॉज होने चाहिए और उनके लिए भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। लाइक गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। खाली फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट वाले क्यों करें? और जब ये लोग पढ़ने लगे तो ये लोग बुक्स भी पढ़ने लगे, यानी कि ये लोग फिलोसोफर्स की बुक पढ़ने लगे और ये लोग उससे इंस्पायर होने लगे। फिलोसोफर्स के आइडियाज से ये लोग इंस्पायर होने लगे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट रोल ऑफ फिलोसोफर्स, यानी कि फ्रांस के रिवॉल्यूशन में फिलोसोफर्स का क्या रोल था। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब थर्ड स्टेट का एक सेक्शन पढ़ा लिखा बनने लगा तो वो फिलोसोफर्स की बुक्स वगैरह पढ़ने लगा। सबसे पहले फिलोसोफर्स कौन होते? फिलोसोफर्स को हम लोग बोल सकते हैं थिंकर। ये लोग नए नए आइडियाज थिंक करते थे, इनकी सोच बहुत अलग होती थी, ये लोग उसके बारे में बुक्स लिखा करते थे। तो इन्होंने नए आइडिया देने स्टार्ट करे कि कैसे फ्रांस में इक्वेलिटी और फ्रीडम होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो हमारे फिलोसोफर आते हैं वो है जॉन लॉक। इन्होंने अपनी बुक टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में ये बोला, रिफ्यूट द डॉक्ट्राइन ऑफ द डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट्स। यानी कि ये वहां की पब्लिक को कहते हैं कि फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट को जो स्पेशल राइट्स मिले हुए हैं या उनको जो मतलब स्पेशल पोस्ट मिली हुई है उसको रिफ्यूज करो। उनको ये स्पेशल राइट्स नहीं मिलने चाहिए, सबके लिए राइट्स बराबर होने चाहिए। फिर हमारे जो सेकंड फिलोसोफर होते हैं जीन जैकेस रूसो, उन्होंने द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में बोला, आइडिया टू फॉर्म अ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। ये कहना चाहते थे कि अभी जैसे हमारे यहाँ पे तानाशाह है, हमारे यहाँ पे जो राजा जो बाय बर्थ एक फैमिली के थ्रू चला जा रहा है कि उसकी फैमिली वाले बोर्बन फैमिली वाले थे, तो बोर्बन फैमिली पहले से फ्रांस का राजा रानी रहे हुए, तो उनका बेटा लुइस 16 भी राजा बन गया। इन्होंने बोला ऐसा नहीं होना चाहिए। पीपल यानी जो लोकल पब्लिक है उनको ये राइट मिलना चाहिए, उनको ये पावर मिलनी चाहिए कि वो अपना राजा खुद चुने। यानी कि इन्होंने मेन इनका जो मोटो था कि वोटिंग होनी चाहिए, इक्वल वोट्स होने चाहिए और वो अपनी गवर्नमेंट खुद चुने ताकि उनके बीच में कनेक्शन बना रहे, उनके बीच में कोई दूरियां ना हो और वो जो गवर्नमेंट का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो पब्लिक के बारे में जानता हो, वो पब्लिक की परेशानियों को समझ सके। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट मॉन्टेस्क। मॉन्टेस्क हमारे थर्ड फिलोसोफर है जिन्होंने अपनी बुक द स्पिरिट ऑफ द लॉज में बोला कि गवर्नमेंट की जो पावर है ना वो 3 हिस्सों में बंटनी चाहिए, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ही प्रपोज डिवीजन ऑफ पावर ऑफ गवर्नमेंट विद इन लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। आजकल मेजोरिटी ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्रीज में यही सिस्टम चलता है, इसी सिस्टम से हमारी गवर्नमेंट चलाई जाती है। अब जब एजुकेटेड लोग फिलोसोफर्स की बुक्स पढ़ने लगे, ऑल्सो फिलोसोफर्स अपने जो थॉट्स थे वो न्यूज़पेपर्स में भी छपवाते थे, तो पब्लिक उसको पढ़ने लगी।
और जो अनएजुकेटेड लोग थे वो लोग ये चीज कैसे समझते थे? तो जो एजुकेटेड लोग थे वो कभी सैलून्स पे जाते या कॉफी हाउसेस में जाते, हम भी होते हैं ना, हम लोग बाल कटवाने जाते हैं कहीं पे, हम किसी को नहीं जानते, हम बैठे हैं, हम बाल काटने वाले से बात करने लग जाते हैं, इधर उधर की बातें होने लग जाती है और वो डिस्कशन बढ़ने लग जाता है, हमें कोई नई चीज सीखने को मिलती है, हम कोई नई चीज उसको बताते हैं। सेम वहां होने लगा, एजुकेटेड लोग वहां पे इस बारे में बात करने लगे, अनएजुकेटेड लोग भी इसके बारे में अवेयर होने लगे। ठीक है, तो उन लोगों में उत्सुकता जागी, वो लोग इससे इम्प्रेस हुए, वो लोग भी सोचने लगे कि वाह, खाली फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट को ही क्यों सारे राइट्स मिले, वो लोग टैक्स क्यों नहीं भरते, हमें ही सारे टैक्स क्यों भरने पड़ते। तो उसमें उनमें उत्सुकता जागी, उनमें जागरूकता आई कि हमें फ्रीडम चाहिए, हमें इक्वेलिटी वाली सोसाइटी चाहिए। अब क्या होता है, एक न्यूज फैलती है कि लुइस 16 जो उस टाइम फ्रांस के किंग थे, वो और ज्यादा टैक्स लगाने के बारे में सोच रहे थे, क्योंकि उनकी ट्रेजरी तो खाली थी ना, जैसा मैंने बताया था कि वो टैक्स इंक्रीज करते हैं ट्रेजरी बढ़ने के लिए, वो ये वाली सिचुएशन है। इस टाइम पे फ्रांस में रिवोल्ट होता है, वो ये न्यूज फैल जाती है कि लुइस 16 फ्रांस वालों की पब्लिक के ऊपर और ज्यादा टैक्स लगाना चाहते हैं। इससे पब्लिक में गुस्सा बढ़ गया, क्यों? क्योंकि वो समझने लग गए, वो ये चीज समझ चुके थे कि वो लोग हमारा फायदा उठा रहे, वो लोग तो ऐश कर रहे और हम लोग यहाँ पे परेशान हो रहे। इससे उनमें गुस्सा बढ़ गया और इसी से फ्रांस का रिवॉल्यूशन स्टार्ट होता है, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। सो थैंक यू एवरीवन, और आप लोग को अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।